प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शालिनी सिंह। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। स्कूल में 1 से 7वीं क्लास तक पुरुष टीचर के पढ़ाने पर रोक। भगवंत मान, सुच्चा सिंह, छोटापुर सभी चले हुए हैं कारतूस। डॉक्टर राजकुमार। राम मंदिर को लेकर विवाद। छेड़ गया शौचालय, कहाँ करूं आंदोलन की नरोत्तम बाबा की काव्यात। सरबत खालसा के पक्ष में है दमदमी टकास, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब पर ही होना चाहिए आयोजन। हरनाम सिंह खालसा। नवजोत सिंह सिद्धू को किसी कुर्सी का लालच नहीं। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू। तिड़क पत्रकार में शिक्षक बचाओ संगठन। पत्रकार संघ में पत्रकारों के द्वारा किया गया किताब लॉन्च। बाबरी मस्जिद को लेकर नागपुर में 8 दिसंबर को काला दिवस मनाया गया। सुखविंदर सिंह ने अपने आने वाले एल्बम सॉन्ग पर की बात। छात्रा से बलात्कार के बाद स्कूल प्रबंधक ने 1 से 7वीं क्लास तक के पुरुष टीचर को पढ़ाने पर लगाया रोक। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। ये डिसीजन तो लोगों का है, मैनेजमेंट का, जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा रहे हैं उन लोग, और मेल टीचर नहीं रख रहे। लेकिन मेल टीचर नहीं रखने से ये घटना नहीं होगी क्या? क्योंकि मेल और भी दूसरे वहाँ काम करते हैं। मेल तो बहुत सारे वहाँ पर काम करते हैं। ये घटना कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए उचित उनका अपना फैसला क्या होगा। सिर्फ मेल टीचर को निकालने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा ना। अगर उनको कोई मेल भी अगर रखना है, अगर सर रखना है, प्रोफेसर रखना है, जो भी रखना है उनको, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए उस आदमी के प्रति कि वो आदमी कैसा है, उसका प्रोफाइल क्या है, पहला उसका बैकग्राउंड क्या है। ये पूरा उनको निकालना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेल टीचर सभी ऐसे ख़राब होते हैं। अब उसमें से एक आदमी ऐसा हो जाते हैं, लेकिन उनके बारे में पूरा प्रोफाइल जानना, उनके बारे में पूरी जानकारी रखना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि ये जो मैनेजमेंट ने निर्णय लिया, ये शिक्षक की पेशे पे कहीं जाके एक दाग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इससे इसका मतलब है तो क्या मेल कोई टीचर मेल बनेगा ही नहीं। ये प्रोफेशनल मेल को छोड़ना ही पड़ेगा, यानी आदमियों को ये प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा। हम तो पहले से देखते आए कि आदमी हमारा गुरु रहा है, यहाँ तक कि टीचर में औरतें भी गुरु रही है। लेकिन इससे अगर एक तबके को निकालना, ये बहुत बड़ा धब्बा है। हाँ, सर्कुलर मिला है, मगर हमारे यहाँ क्या है, बहुत पहले से करीब 2-3 साल से हम लोग ये कैमरा जो हमारा है, हमारे हर क्लास में, हर पैसेज में हमारे यहाँ कैमरे पहले से ही हैं। तो हम लोग उसको मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हम जो ट्रस्टीज़ हैं, मैनेजमेंट है, वो भी इसको मॉनिटरिंग करता रहता है। और ऐसा तो नहीं है कि कोई कोना छुपा हो यहाँ से। और प्रशासन को ये जो अभी जो इन्होंने कदम उठाए, ये बहुत पहले उठा लेने चाहिए थे। आज नहीं, बहुत साल पहले ये कदम उठाने चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा कहीं नहीं हो। पहले से ये उठा लेना चाहिए था। जिस तरह से सर्कुलर में लिखा गया कि जो टीचर्स रखेंगे उनका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनकी मतलब पुलिस वो भी होना चाहिए, ये सब चीजें पहले ही क्यों नहीं ध्यान दी गई? जो अब इतनी घटना होने के बाद क्या लगता है आपको, ये कितना कारगर होगा? नहीं, अच्छी बात है कि जो भी टीचर्स अपॉइंट होते हैं, अगर फीमेल टीचर नहीं मिल पाएगी 1 to 7 में, तो फिर मेल टीचर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। मगर उनका पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब लेना जरूरी अनिवार्य बनता है। ये लेना चाहिए, तो ही उसको अपॉइंट करना चाहिए। उसका पूरा रिकॉर्ड्स, पिछला रिकॉर्ड्स पुलिस स्टेशन से निकलवा के उसके बाद में उसको अपॉइंट किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। तो मेल टीचर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। मैंने कहा जैसे वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये लेने के बाद में, उनका रिकॉर्ड्स निकालने के बाद में मेल टीचर्स को भी कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज उनको अपॉइंट किया जा सकता है, अगर फीमेल टीचर्स नहीं मिलती है तो। नहीं तो मेरे ख्याल से तो फीमेल टीचर्स ही अपॉइंट होनी चाहिए। मगर कभी कभी क्या होता है स्कूल में कि फीमेल टीचर्स नहीं मिलती है। जैसे पीटी टीचर है, वो मोस्टली मेल टीचर्स मिलते हैं, या ड्राइंग टीचर है, वो मेल टीचर ज्यादा करके मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से तो अगर नहीं मिलते हैं, अगर मेल टीचर्स मिलते हैं, तो उनका पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद में, पुलिस रिकॉर्ड निकालने के बाद में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालने के बाद में उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। पहले भी काफी सुरक्षा के कदम हमने उठाए थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जो हमने निर्णय लिया है सुरक्षा के इंतजाम और बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे पहले तो हमने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी बढ़ा ली है, ताकि काफी दिनों तक उसकी प्लेबैक की जा सके। उसको 4 गुना कर दिया है हमने। सीसीटीवी कैमरेज 100 से ज्यादा हो गए। कोई भी ब्लाइंड स्पॉट अभी पूरे बिल्डिंग में नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि सीसीटीवी की मॉनिटरिंग, वो पहले नहीं होती थी, शायद किसी स्कूल में नहीं होती होगी, लेकिन अभी हमने एक अलग से उसका मॉनिटरिंग रूम बनाया है और एक सिक्योरिटी पर्सन
12 घंटा जो स्कूल आवर्स होते हैं उसमें पूरी निगरानी रखेगा 100 से ज्यादा कैमरे पे। तो कोई भी घटना ऐसी घटी तो तुरंत हमको पत्ता भी हिला तो हमको उसी वक्त पता चल जाएगा। तो कोई हमारे पास आए उससे पहले हमको पता चलेगा कि ये रूम में ये है कौन नहीं। दूसरा, हमने बसेस में भी सीसीटीवी कैमरास लगाने का एक निर्णय लिया है जो काम चालू है। और स्कूल बस में हमने लेडी अटेंडेंट महिला सहायक की नियुक्ति की है सभी बसेस में, तो वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। दूसरा, हमने जितने भी मेल प्यून्स है उनको फ्रेश पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा है। मेल टीचर्स यानी कि पुरुष शिक्षक 1 से 7वीं कक्षा तक हम नहीं रखेंगे, ऐसा निर्णय लिया है। जैसे कि पहले 3 टीचर्स थे, अभी वो नहीं है, और 3 टीचर्स ने भी कहा कि जैसे मैनेजमेंट डिसीजन लेगा वो हमको मान्य होगा। तो उससे पेरेंट्स को भी काफी राहत हुई है कि अभी मेरी बच्ची अगर स्कूल में जाती है, खास करके 1 से 7 स्टैंडर्ड में, तो उनको एक सुरक्षा महसूस होती है। दूसरा है कि जो 5 फ्लोर्स है स्कूल में, उसमें हर फ्लोर पे एक लेडी सुपरवाइजर, टीचर्स को फ्लोर सुपरवाइजर बनाया है ताकि पैसेजेस में बच्चों की आवागमन है, टॉयलेट्स में जाते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, तो टीचर्स को पता रहता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो इसीलिए स्पेशली हमने टीचर्स को अपॉइंट किया है फ्लोर सुपरवाइजर्स के हिसाब से। तो ये सब हमने कदम उठाए हैं। कुछ ऐसे भी सुझाव आए थे कि जैसे पेरेंट्स को आप आईडी कार्ड इश्यू करो, तो उसका हमने स्वागत किया है, वो भी हम अमल करेंगे। और ये भी सुझाव आया था पेरेंट्स की तरफ से कि लड़कियों के यूनिफॉर्म को आप एक बार रिव्यू करो, उसमें कुछ अगर चेंजेस की जरूरत है तो वो भी हमने सुझाव मान्य किया है। और आगे भी कोई अच्छा सुझाव आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। अभी मेरा रोड की स्कूल में ऐसा कोई अनुचित प्रकार हुआ है ऐसा समझ में आया, तो डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपालिटी से तरफ से हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से गाइडलाइन किया। आणि गाइडलाइन है तो वो बच्चे की सुरक्षा के लिए, अभी मैं ज्वाइन होने के पहले भी, अभी 1.5 साल पहले, अभी हर महीने में जो मान्यता प्राप्त जो स्कूल है उसकी मैं हेडमास्टर की मीटिंग लेता हूँ। उसमें पहले एजुकेशन की जो क्वालिटी, वो क्वालिटी, बाद में बच्चे की सुरक्षा, बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी और म्यूनसिपालिटी की पॉलिसी, वो सब मैं बताता था। अभी वो जो घटना घटने के बाद, पहले भी बताता था, अभी घटना घटने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने आगे कोई ऐसा घटना मत न हो, इसलिए मैंने सब स्कूल के लिए हमारा म्यूनसिपालिटी से जो हमारा बड़ा साहब है, सीनियर ऑफिसर है, उसका गाइडलाइन लेके हमने 6 गाइडलाइन हमने तैयार किया और सब स्कूल को हमने भेजा। और 3 तारीख को हेडमास्टर की जो मीटिंग हुई उसमें भी मैंने बताया उसको क्या बच्चे की सुरक्षा के लिए, एजुकेशन क्वालिटी की बढ़ाने के लिए सब मैंने उसको बोला है, बताए। तो ऐसा हमारा प्रयास है, अच्छा से अच्छा स्कूल चलना चाहिए, बच्चे का विकास अच्छे से अच्छे होना चाहिए, इसलिए मैं खुद अच्छा प्रयास करता हूँ। सर, जिस तरह से स्कूल ने निर्णय लिया जिसमें मतलब 1 से 7 तक किसी भी जेंट्स टीचर को नहीं रखेंगे, तो इस पे क्या बोलेंगे, या आपने इस तरह का कुछ इसमें दिया है क्या स्कूलों को? ऐसा कोई नहीं, जेंट्स टीचर लेने का नहीं, शक्य तो आप लेडीज टीचर लो। कौन सा भी टीचर लेने के पहले हमारा जो ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में हम जब ज्वाइन होते तो तब हमारा जो सक्षम अधिकारी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहिए। उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका जो आदमी है उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो लेना चाहिए, ऐसा मैंने बताया। सर जी, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है, मेरे राय में।
उसका कारण है कि कैरेक्टर के बारे में चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप एक वेरिफिकेशन करके रख सकते हो उनको, और उसके बाद आप किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। आज खुद शिक्षण विभाग में कितने मेल अधिकारी है, तो उनका क्या करेंगे? शिक्षण अधिकारी के सारे विभाग में हम सारे फीमेल को रख देंगे, सरकारी कर्मचारी सारे निकाल देंगे मेल। तो ऐसा ये गलत है। आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, कुछ मॉनिटरिंग हो सकती है कि भाई कहीं कुछ कंप्लेन है कि नहीं। क्लासरूम्स में बच्चे को पूछ के बुलाया जा सकता है कि भाई किसी का कुछ कंप्लेन्स है नहीं है, आप मॉनिटरिंग करिए। आपके पास सर्वेलेंस है, सीसीटीवी, आप मॉनिटरिंग करिए, तो उससे ये हादसा नहीं हो सकता। लेकिन ये गलत है कि डॉक्टर राजकुमार का कहना है भगवंत मान, सच्चा सिंह, छोटेपुरा सभी चढ़े हुए हैं कारतूस। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, पहली बात तो ये है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे ये तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी में जितना बिखराव और घबराहट पैदा हुई है उतनी किसी पार्टी में नहीं है। उनके सब लीडर उन्हें छोड़ आम आदमी पार्टी को भाग रहे हैं। जहां पे आज नवजोत सिद्धू की चर्चा होती है तो भगवंत मान भागने की बात करता है, छोटेपुर भागने की बात करता है, क्योंकि ना नवजोत सिद्धू के बारे में मुझे मालूम है कि वो आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि ये सब लोग चले हुए कारतूस हैं, चाहे सिद्धू है, छोटेपुर है, भगवंत मान है, इनकी कोई बुकत नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़ी शान से सरकार बनाएगी, इनकी कोई बुकत पंजाब में नहीं है। राम मंदिर को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास का बयान। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। वो तो राम मंदिर था, आपने राम मंदिर ही गिराया है। ऊपर का गुंबद श्री बाबर ने बनाया, वो तो राम मंदिर गिरा दिया। फिर आप बोलते कि राम हमारी आस्था का विषय है, आपने राम का मंदिर गिरा दिया। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। और ये जो मंदिर बनाने का मामला, ये इनके इलेक्शन का एजेंडा है। ना मंदिर बनेगा ना कुछ नहीं होगा। जब जब इलेक्शन होगा तो राम मंदिर की बात करेंगे। प्रभु रामचंद्र को इन्होंने अपने पार्टी का कार्यकर्ता बनाया। भैया मोहन भागवत क्या बना सकेंगे? दुनिया में कई लोगों ने आवाज की, इसके पहले भी गोलवलकर ने भी कोशिश की, हेगड़ेवार ने भी कोशिश किया। दुनिया में ऐसे लोग बहुत आए कि जो हिंदुस्तान इनको हिंदुओं का राज बनाएंगे। ये हिंदुओं का राज खुद यहाँ के लोग, जो हमारा एक जो कल्चर है वो उसको बनने नहीं देंगे। किसी भी एक धर्म का यहाँ चल ही नहीं सकता, क्योंकि जो भाईचारा प्रस्तावित हुआ है वो सब धर्म का भाईचारा है। अभी आप एक दूसरे को कैसा अलग करेंगे? जो ताना बाना इतने दिन से गंगा जमनी हमारी जो संस्कृति है उसको कैसा तोड़ेंगे आप? और उसकी जरूरत क्या है? दुनिया में आज लोगों को सामने जाना है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई ये बोलकर नहीं जा सकते। हम मानव बन के जा सकते हैं, इंसानियत का नारा देकर हम दुनिया में आगे बढ़ जाए। अगर हम एक धर्म की सरकार हो गई, एक धर्म का राज हो गया, दुनिया में हम पिछड़ जाएंगे। जहाँ जहाँ भी धर्म की सरकार है उनका क्या हश्र है? हमारे को ऐसा हश्र जो पाकिस्तान में हुआ है या ईरान में हुआ है, ऐसा हमारे हिंदुस्तान को अगर नहीं करने का होता तो हमको ये जो धर्मी है और धर्मनिरपेक्ष जो सरकारें आती है, फिर किसकी भी आए, वही सरकार इस देश को आगे बढ़ा सकती है। हम आगे बढ़े हैं 68 साल में, आज तक हमने जो तरक्की किया है ये विचारों को लेकर की है, और ये विचार को कोई तहस नहीं कर सकता। उनकी कोई औकात नहीं इस तरीके से वो कोई काम। किन्नर उत्तम बाबा की काव्या, छेड़ गया शौचालय, कहाँ करे आंदोलन। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। नहीं, 2 बार उन्होंने मुझे निवेदन दिया है। 26 जनवरी को और 15 अगस्त को मुझे मिले थे। मैं सरकार को, माननीय कमिश्नर को इसके लिए एक मीटिंग कॉल करने के लिए बोला था। माननीय आयुक्त जी ने अभी मैंने और फिर बात की है। कल मैं 7 बजे शाम को 5 लोग किन्नर समाज के आएंगे और सरकार से पूरी तरह से क्या क्या हो सकता है पूरा ध्यान देंगे। कल शाम को 7 बजे मीटिंग कॉल। देखिए, सरकार में जब कोई भी निवेदन आता है तो उसकी ये समस्या जो 26 अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट की नहीं है। कोई सामाजिक न्याय की है, कोई महिला बाल कल्याण की है, कोई नगर विकास की है। ये नजीक 8-9 डिपार्टमेंट का रिलेशन आता है। कल मैं 7 बजे जो डिपार्टमेंट का संबंध आता है वो डिपार्टमेंट के साथ प्रपोजल बनना पड़ेगा, तो वो डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा। कल 7 बजे इसका निर्णय किन्नर समाज के 5 लोगों के सामने होगा, उनसे समस्या कहा जाएगी। अभी मैंने कहा है कि आप अरुण कुमार के लिए पूरा प्रयास करेंगे। नमस्ते, मैं भारतीय किन्नर सर्व समाज सेवा समिति की अध्यक्ष भी हूँ और एकता स्वतंत्र सेना जो किन्नरों ने बनाई है पार्टी, और उनकी भी मैं ऑल इंडिया अध्यक्ष हूँ। और हमारे जो मुद्दे लेकर आज शौचालय के मुद्दे पर हमने जो चंद्रशेखर बावनकुळे जो पूर्व अपने पालक मंत्री हैं, और इनके पहले भी पूर्व पालक मंत्री नितिन राउत को भी हम लोगों ने डेपुटेशन किया था, जिन्होंने अभी तक हमारे तरफ में ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए हम लोगों ने आज विरोध किया है यहाँ पर पूरे नेताओं के ऊपर में। और यहाँ का बहनें खुलेआम शौचालय करती है, अंग प्रदर्शन करती है,
आज चाहे वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, किसी की भी माता बहनों को खुलेआम प्रदर्शन करना इलीगल है। अगर उसके ऊपर में अगर गवर्नमेंट चार्ज लगाती है और बड़े बड़े वादा करती है कि हम शौचालय बना कर देंगे, तो सबसे पहले शौचालय बना कर देना उनके हित पर ज़रूरत है। अगर महिला अगर खुलेआम अंग प्रदर्शन कर रही है, खुलेआम मैदानों में जाकर, रेलवे फाटक के बाजू में जाकर खुलेआम हम शौचालय कर रही है, तो ये सरकार को देखना चाहिए। और हमारे किन्नर भाई भी खुलेआम शौचालय कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। आज हम माता धरती माता को मातृभूमि कहते हैं, और ये जितने भी हमारे सिर्फ दो ही माता है, एक धरती माता है और एक जो हमें पैदा करती है वो माता है। अगर हमारी माएँ अगर अंग प्रदर्शन अगर रास्ते में जाकर और मैदानों में जाकर करेंगी, तो फिर ये देश का विकास नहीं, ये देश का भ्रष्टाचार। एक तरफ पे हमें इंसानियत कहा जाता है और इंसानियत का विरोध करते हैं ये नेता लोग, इसलिए वे नेताओं के खिलाफ यहाँ पर आज विरोध करिए। आज सब किन्नर लोगों ने डब्बा लेकर यहाँ पर कहाँ करूँ शौचालय आंदोलन किया है। अगर हमारे को शौचालय जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर में नहीं हुआ, तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के सामने में करेंगे। ये हम वादा करते हैं और ये हम चेतावनी करते हैं। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई और हम यहाँ पर आए, तो चंद्रशेखर बावनकुळे ने हमें आश्वासन दिया है, क्योंकि अभी तक आश्वासन है, हम भी अब देखेंगे आश्वासन है कि भरोसा है। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि कमिश्नर से मिलकर वो तुरंत से तुरंत कल 7 तारीख को बैठक लिया जाएगा 7 बजे। जितने भी पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हुए उनसे भी हाथ जोड़ के नम्र विनंती करूंगी कि वो भी वहाँ पर आए और उनके जितने भी भेदभाव है और भेदभाव है ये पूछे और समझे और वो पत्रकार में दिया जाए। ये मैं 7 तारीख को बैठक करने की बात की, कल से सीट सत्र चालू होगा, अंदर खासदारों को सबका टाइम। देखिए वो उनका मुद्दा है, वो उनका मुद्दा है। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम, अगर उन्होंने 7 तारीख को दिया, कल से क्या बोलते से सत्र चालू होने वाले हैं, तो इसके कारण से अगर वहाँ पर अगर वो हमें मुलाकात नहीं दे सकते, तो हम जाकर असेंबली के अंदर में ही किन्नर लोग पूरे डब्बे लेकर लाइन से बैठेंगे। पूरे चाहे कितने भी प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे या कोई भी रहे, हमारा अधिकार हमें अगर नहीं मिलेगा, तो हमें जिस तरीके से लड़ना है और जिस तरीके से हमारा अधिकार लेना है, हम उस तरीके से रहेंगे। हम भी इंसान है, एक जानवर जी सकता है इस देश के अंदर में, झाड़ पौधे के ऊपर में कानून कायदा हो सकता है, तो हम इतने ताल तलक का अनविचित रहे। अगर हम अभी 1.5 साल हो गए, नाल साहब जजमेंट ने हमें ऑर्डर दिया है, हमारे अधिकार 6 महीना हो गया, 6 महीने के अंदर 1.5 साल हो गया, और 6 महीने को उन्होंने ऑर्डर दिया था कि 6 महीने के अंतर्गत के अंदर में किन्नरों के लिए जल्द से जल्द हर कानूनी कायदा बनना चाहिए और हर उसके अंदर में अमल बंजावनी होना चाहिए। प्रस्ताव और चेतावनी कर सकते, वो आने वाले समय में और बताएंगे हम। जय हिंद, जय भारत। हरनाम सिंह का कहना है सरबत खालसा की है दबदबी टकस, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब पर ही होना चाहिए आयोजन। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਕਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਦਕੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1920 'ਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ 29 ਨਵੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੌਣਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲਾਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਰ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 16 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਭ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਮਜੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 29 ਨਵੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਮੈਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही फिर ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू का कहना है, नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं है कुर्सी की लालच। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਫालतू ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਫालतू ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫालतू ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫालतू ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਫालतू ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। फार्मर्स तैयार हैं, टीचर्स तैयार हैं, सारी दुनिया तैयार है इत्थे प्रोटेस्ट करन नूं। रैलियां खत्म कर लोगे फिर सड़कों ते आ जाएंगे, फिर की फायदा? पहले जाके उन्हां नूं एड्रैस कर लो, उन्हां दीयां गल्लां सुन लो, की शो करना चाह रहे हो, है ना। आपस दे बंदियां नूं इकट्ठे करके ये वाली इलैक्शन दे टाइम दे काम हुंदे आ भी जदों इलैक्शनां तुसीं माहौल बनाना होवे। हुण कोई माहौल किते नहीं हो रहा, कोई हिंदू सिख किसी मुसलमान किसी दी लड़ाई नहीं हो रही। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं, बिल्कुल दो फाड़ नहीं होंगे एंड सारे पंजाब का विकास चाहते हैं। सारे चाहते हैं कि जेडे साडे मसले हैं, रोज़ 2-2 फार्मर्स 3-3 फार्मर्स मर रहे हैं, मेरी जान निकलती है। मैं अखबार खोलती हाँ सवेरे, इक्को ही गल असीं देखते हैं कि फार्मर्स एक उधर सुसाइड कर लिया, उत्थे कौन जिम्मेवार है? जे सिटिंग सरकार नहीं जिम्मेवार तो कौन जिम्मेवार है? कौन आके बचाएगा? कौन एक उन्होंने देगा, विश्वास देगा कि तुसी सुसाइड ना करो, असीं तुहाडे नाल खड़े हाँ। वो बंदियां दे घर च रोटी नहीं, तुसी कहने हो तुसी प्रो फार्मर्स हो, है ना, तुसी खेती दा बहुत ख्याल रख रहे हो, फार्मर्स दा फ्री बिजली दे रहे हो, तो जेडे फार्मर्स मर रहे हैं,
ਜਿਹੜੇ ਡੈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਟ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਬਜ਼ ਸਮਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਮ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੈਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਬੰਦੇ ਗਿਣਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀਏ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਮੈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ EMPLOYEES ਵਰਗ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ EMPLOYMENT ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡਰੱਗਸ ਘਟਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੜੋ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਖੀਰ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ एविडेंस है भी ये बंदे ने गलत किया पंजाब चो, वो बंदा डिजर्व ही नहीं करता। तो सारा पंजाब शुड कंबाइन एंड फाइट अगेंस्ट दोज पीपल जिन्होंने पंजाब का नुकसान किया। मैम केजरीवाल जी करने जा रहे हैं 2 जनवरी इत्थे रैलीज करने जा रहे हैं, वो किस तरह देख रहे हो तुम? हर बंदे देखो, हर पार्टी का अपना एक मुद्दा है, हर एक नू डेमोक्रेसी है, हर एक नू राइट है कि आके अपना मुद्दा रखे। मैं तुहानू वही कह पहला, जिहड़ा इंसान ज़्यादा अच्छा मुद्दा रख पाएगा, जिहड़ा इंसान अपने आप नू प्रोजेक्ट कर पाएगा कि मैं पंजाब नू इस चों किवें कड्डूंगा बाहर, यू नो एजेंट किवें लेके जाऊंगा। सो लोग उन्होंने फॉलो करेंगे। लोग आजकल बहुत सियाने हो गए हैं, ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਾਓ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਨੇ, क्या लगता है कि जा सकते हैं? हिंदी बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? ये तो वो ही बता सकते हैं, और वैसे भी हम दोनों बीजेपी के सिपाही हैं अभी तक और अपनी वो ही निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। पर इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि चलो किसी ने आपको इतना काबिल तो समझा। और कभी बहुत बड़ी बात है कि कोई ऑपोजिशन का इतना सीनियर लीडर आके तुम्हें अप्रिशिएट करके कह रहा है कि हम तुम्हें हमारे लिए तुम स्वागत है, यू नो, हम दरवाजे खोल रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिशन। वो छोटेपुर जी को अभी तक सिद्धू के बारे में पता ही नहीं। अगर उनको लालच होता तो उनको सारे हिंदुस्तान की सीट्स ऑफर करी गई थी एमपी के लिए, और उन्होंने तब यही चूज किया था कि मैं पंजाब छोड़ के नहीं जाऊंगा। छोटेपुर जैसे हजारों लीडर, लाखों लीडर ऐसे होंगे, कोई भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। उनको यूनियन मिनिस्ट्री भी मिलती, चौथी बार एमपी भी बनते, पर उन्होंने कहा यहाँ से सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं,
पार्टी ने यहाँ से नहीं दी, मैं कहीं से नहीं लूंगा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, हर जगह से ऑफर हुआ पर उन्होंने उस सीट को स्वीकार नहीं किया। सो लालच तो उस बंदे के किताब में कहीं लिखा ही नहीं है। और लालच किस चीज़ का? हम लोगों ने पॉलिटिक्स से कोई कमाई नहीं करनी तो हमें लालच नहीं होगा। हमारा मकसद पॉलिटिक्स सिर्फ सेवा है, पंजाब के लोगों को की सेवा करना, बस इससे अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आराम से घर में बैठे हैं। जो अगर कोई हमें काबिल समझेगा, अगर हमारी पार्टी भी हमें काबिल समझेगी, मैंने पहले भी कहा है, जिम्मेवारी देगी तो ही लेंगे। कभी सिद्धू परिवार किसी के पास, अपनी पार्टी के पास कभी कुछ मांगने नहीं गया। छोटी बोल जी कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हम 4 महीने में नशा मुक्त कर देंगे, ये अब पॉसिबल क्यों नहीं है? ये तो वही देखो, ये उन्होंने बोला, ये वो बता सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें शुरू से मैंने माना है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पुलिस और पॉलिटिशियंस का बहुत एग्रेसिव एक होना चाहिए। मोटिवेशनल मुद्दा ये रहना चाहिए कि ड्रग्स को कैसे निपटना है। जब तक जो बड़ी फिशेस हैं, जो इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं, जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ये छोटे छोटे लोग जो हम सड़कों पे पकड़ रहे हैं, पुड़ियाँ जेब में डाल ली या किसी के स्कूटर में 25 ग्राम ये मिल गई, उससे हल नहीं होता। जब तक तुम बड़ी मछली नहीं पकड़ते कि ये कारोबार कैसे होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है और उसको बंद नहीं करते, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए उनको अरेस्ट नहीं करते, तब तक लोगों का विश्वास नहीं बनेगा, ना पॉलिटिशियंस पे और ना ही पुलिस वालों पे। आप समझते हो कि सरकार को मालूम बड़ी मछली कौन है? अरे सरकार को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो बहुत बुरी बात है। 9 साल अगर बीजेपी मैं वही अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं तो वही कह रही हूँ कि वो सरकार या तो मान ले कि हमारा फेलियर है, कि हमें पता नहीं लग रहा, तो मान ले कि हमारा फेलियर है, क्योंकि सरकार में होने के बाद और पुलिस तुम्हारी होने के बाद और स्पेशली सुखबीर के पास तो होम मिनिस्ट्री है, तो मेरे हिसाब से सीबीआई इंक्वायरी किसी का भी साथ मांग लेते, बीएसएफ का साथ मांग लेते, सेंटर से मांग लेते। अब तो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो किसी का भी साथ मांगे, पर एक बार इकट्ठे होके जो पंजाब का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनली जो पंजाब बदनाम हो रहा है ड्रग्स के कारण, खुद सुखबीर जी ने माना तब कि वो इन्वेस्टर समिट पे गए और वहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ पे तो यूथ ही नहीं है, वहाँ पे कैसे काम करेगा, हम काम नहीं लेके आ सकते वहाँ पे। सो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट यू इन्वॉल्व, सारी एजेंसीज को इन्वॉल्व करके इसको जड़ से निकालें। अगर छोटे लोगों के जेबों में से निकल रहा है तो कोई बड़ी मछली सप्लाई भी। देखो, ये मेरा हमेशा मानना है कि स्पोर्ट्स के लोगों को इन्वॉल्व करके जब भी कोई भी गेम या कोई भी स्पोर्ट बाहर निकल जाती है ना, पॉलिटिशियंस के हाथ में पड़ जाती है, या तो इसमें स्पोर्ट्स बॉडीज़ को बहुत एग्रेसिव होना चाहिए, प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करते हैं। बैठ के एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है स्पेशली आईपीएल में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हर स्पोर्ट के लिए बने, जहाँ पे बहुत सारा मनी इन्वॉल्व होता है, ताकि इसमें किसी तरह की भी ये ब्लैकमेलिंग और ये जो सट्टाबाजी है और ये इसको दूर करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत है। मैम, जो थ्रेट मिला है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो थ्रेट दिया गया है आईपीएल पंजाब की टीम को, उसके बारे में वो पंजाब की टीम को अपनी रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग, देखो कोई भी किसी को भी थ्रेट करना इज़ वेरी वेरी बैड, एंड इसके लिए आई थिंक एवरीवन शुड इंटरफेयर कि इस थ्रेट को दूर किया जाए और उनकी भी सुनो और उधर की भी सुनो। नागपुर में शिक्षा बचाओ कृति संस्कृति गठन का तिड़क पत्रकार भवन में किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बचाओ कृति समिति का गठन हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में गए कुछ वर्षों से जो शासन का एक विचित्र धोरण का अमल हो रहा है, जिससे मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी जा रही है। और जो स्कूल है जिसमें आम जनता के विद्यार्थी बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को बंद करना, उन स्कूलों को दिया जाने वाला आर्थिक अनुदान ये कम करते करते शून्य पे लाना, ऐसी जो नीति ये शासन ने शुरू कर दी, उसका विरोध करने के लिए एक कृति समिति बनाई, जिसमें व्यवस्थापक मंडल है, मुख्याध्यापक है, शिक्षक है, शिक्षकेतर कर्मचारियों की संगठन है। और इस समिति ने निर्णय लिया कि 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को 2 दिन स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। पालक जो है फिर उनको लिए कुछ अपील करने वाले हो? जी, हम पत्रकार परिषद लेकर अन्य इसके उपाय के द्वारा पालकों को अनुरोध करेंगे कि 9 और 10 दिसंबर को अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें, क्योंकि स्कूल बंद है
वो घर से स्कूल में पहुंचेंगे और स्कूल से वापस जाएंगे तो रास्ते में उनकी रक्षा का प्रश्न निर्माण हो सकता है। नागपुर में श्रमिक पत्रकार संघ में पत्रकारों के द्वारा किताब लॉन्च किया गया। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। तो लगता है कि आप लोगों को ऑलरेडी बहुत समय आप हो गया, तो आधा घंटे के बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मगर 2-3 चीज़ मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा एक पत्रकार हूँ जो मुझे एक चांस मिला कि छत्तीसगढ़ में काम करने का। जब 2000 में छत्तीसगढ़ बने थे तो उस समय मैं वहाँ गया था और करीब 5 साल वहाँ काम किया। तो एक सिंपल एक डिस्ट्रिक्ट रायपुर का जो जिस तरीके से वो शेप किया एक मिनी मेट्रो में, मैं मेरे नज़रों के सामने मैं देखा उस सब चीज़। छत्तीसगढ़ में स्टेट बनने के पहले अगर आप देखेंगे कि वहाँ का जितने भी डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इवन गार्ड जो है बस्तर में जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो भी कोई देवास से आए हुए थे, कोई ग्वालियर का, कोई जबलपुर का, कोई भोपाल का। सडनली वो स्टेट में 1 साल के अंदर ऐसे ऐसे सर्वे हैं कि कोई महासमुंद में रहने वाले हैं, कोई रंगूल एकदम लास्ट बॉर्डर बस्तर था वहाँ के रहने वाले लोग, कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई UISP बन गया, कोई तहसीलदार बन गया। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि स्टेट बनने के बाद इमीडिएटली जो वहाँ का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका रिजल्ट था। वहाँ के एकदम ऐसे बच्चे जो कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि वो शायद कोई कोर्ट में क्लर्क कर उनको नौकरी मिलेगा, वो जुडिशियल ऑफिसर बन गए, वो कोर्ट में जज बन के बैठे अभी काम कर रहे हैं। फिर वहाँ के लोगों को हम देखें कि वहाँ के महिला जो काफ़ी एक्टिव रहे, जिनको हमेशा इग्नोर किया, वो वहाँ के स्टेट वुमेन कमीशन का मेंबर बने। और इस तमाम डेवलपमेंट मैंने मेरे नज़रों से देखा। और उसके साथ साथ रायपुर जो एक मतलब जिसको भूलपुर कहते थे, मुझे लगता है कि नागपुर रायपुर का जो इमरजेंस है वो देखने लायक। मुझे लगता है कि देश का पहला स्टेट है जिसका नॉन टर्म बजट सबसे कम, मुझे लगता है हार्डली 41 और 42% उसका नॉन टर्म बजट, शायद ही देश में ऐसा कोई भी स्टेट हो। और ये सब जिस तरीके से जो मिस्टेक जो दूसरे स्टेट ने किया और देखते हुए उन्होंने बनाया, और वो आज बिजली में सरप्लस स्टेट उत्तर प्रदेश में सब पहला स्टेट जो बिजली में सरप्लस है। भामरागड, सिरोंचा, एटापल्ली, आलापल्ली, धानोरा, मी या ब्लॉक्सचे नाम याच्यासाठी सांगत आहे की गडचिरोलीचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मध्ये हे शाळा नव्हत्या. अगदी भामरागड सिरोंचा द्वादशीवार सरांना म्हणजे कल्पना असेल, त्यांनी लोकयात्रा काढली होती. त्या खेड्यापाड्यातून पोरी यायच्या सायकलीने, 32 किलोमीटर सायकलीने यायच्या पोरी, का ते इंग्लिश शिकायचं म्हणून. आणि भामरागड सिरोंचा मध्ये ते मॉडेल स्कूल शिवाय दुसरं एकही इंग्लिश मीडियम शाळा नाही आहे, सरकारी नाही आहे, प्रायव्हेट नाही आहे. तरी सुद्धा सरकारने 5च्याही शाळा एकदम खाटकन बंद करून टाकलं. जेव्हा त्या पोरींना घेऊन, त्यांच्या पालकांना घेऊन आम्ही विनोदजी तावडेंना भेटलो आणि शिक्षण सचिव नंदन कुमार जी ना भेटलो. नहीं होगा साहब बोले, मेरे को बोले नहीं होगा मैडम, वो तो ऐसे हमको पूरा महाराष्ट्र का फिर एजुकेशन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी. अरे बदलनी पड़ेगी तो बदलो ना. पर गडचिरोली में जहाँ के बच्चे सीखते नहीं है, त्यांच्या हातात पुस्तक नाही गेला तो उद्या बंदुका जाणार ही परिस्थिती आहे. तिथले मुलं शिक्षणासाठी आंदोलन करत आहे, तरी सुद्धा तुम्ही त्यांची शाळा बंद करत आहात. मित्रांनो, आजही शाळा बंद आहे, आजही शाळा बंद आहे. आणि इवन आम्ही त्यांना घेऊन, कारण गडचिरोली हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. माननीय राज्यपाल त्या भामरागडचे पालक आहेत, आदिवासींचे पालक आहे, पेसा एरियाचे पालक आहेत. म्हणून आम्ही इवन राज्यपाल साहेबांना जाऊन भेटलो की बा लोएस्ट संबंध भारताचा लोएस्ट ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडिकेटर असलेला श्रीमंत महाराष्ट्राचा हा एकदम कोपऱ्याचा जिल्हा, याला जर न्याय देऊ शकत नाही तर काही अर्थ नाही या महाराष्ट्राच्या श्रीमंतीला, काही अर्थ नाही. आणि असे मी तुम्हाला इथे राहून उभे राहून असं मी असंख्य
उदाहरण देऊ शकते, असंख्य मच्छीमारांचे उदाहरण देऊ शकते. 2009 मध्ये फियान आली तिथे आपला अरबी समुद्र तटावर, आणि इथे आमचे मच्छीमार विदर्भाचे मरत होते कारण इथे दुष्काळ होता. बरं, समुद्रामध्ये मच्छीची बिजाई सोडावी लागत नाही, समुद्रात मच्छी नाहीतरी राहतात. आपल्या विदर्भाचे सगळे मामा त्याला कोरडे पडले. मच्छीमाराची तर अशी भीषण परिस्थिती झाली तरी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने पैसे दिले, फियानचे त्या मच्छीमारांना दिले, समुद्री तटावर जाणारे समुद्रात जाणारे मच्छीमारी करणारे त्यांना दिले. आजही 2009च्या कॉम्पन्सेशन साठी आजही आपले मच्छीमार बांधव मोर्चे काढत आहेत. 2013चे पैसे आजही नाही आले आहेत. हे मी सांगत आहे म्हणजे हे आमचे रोजच्या आंदोलनातून मी सांगत आहे. आणि म्हणून मला असं वाटते की आम्ही काय मुळात विदर्भवादी नव्हतो, आम्हाला काहीच समज नव्हती विदर्भाची. पण हे मागील 16 वर्षामध्ये एक आम्ही जेव्हा पाहत गेलो आणि जवळून आम्हाला जेव्हा हे समजायला लागलं की मुंबई कसा आहे आणि मंत्रालय कसं आहे, यांचे दृष्टिकोन कसा आहे, यांची नियत कशी, यांची नीती कशी, यांचे धोरण कसे आहेत, तेव्हा आम्हाला वाटायला लागलं की काही खरं नाही. या महाराष्ट्रामध्ये राहून विदर्भाला न्याय मिळू शकत नाही, शक्यच नाही. आणि तिसरं जे मला सांगायचं आहे की मला वारंवार लोक सांगतात की विदर्भाचे लोकच रस्त्यावर येत नाहीये. मी तर आज पाहून आले बा, कमीत कमी मला 3,000 लोक तिथे दिसले. प्रश्न लोकांचा अजिबात नाहीये. लोकांच्या मनामध्ये विदर्भ आहे, प्रत्येकाच्या मनामध्ये विदर्भ आहे, शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहे, मच्छीमारांच्या मनामध्ये आहे, बुरड कामगारांच्या मनामध्ये आहे, महिलांच्या मनामध्ये आहे. फक्त त्याला काढायचं कसं, ते का बाहेर येत नाही, त्याला एकच कारण आहे. मी स्पष्ट सांगते, विदर्भाच्या सामान्य गोरगरीब जनतेचा विश्वास त्यांच्या नेत्यांवर, राजकीय नेत्यांवर, इलेक्शन लढणाऱ्या नेत्यांवर राहिला नाही. त्यांना सतत असं वाटते की हे आता इलेक्शन मध्ये आम्हाला टाकून देतील आणि मग हे काहीतरी तिकीट मिळवतील आणि कुठेतरी हे आता हे बनतील, काय म्हणते त्याला, म्हणजे विधानसभेत इकडे तिकडे लोकसभा कुठेतरी जातील. तर त्या याच्यामध्ये नाही का विदर्भाच्या लोकांना विदर्भाचं राज्य नको असेल तर मी एक इतिहासाचं पुस्तक लिहिलं आणि मी मोकळा झालो. विदर्भाच्या लोकांना विदर्भाचं राज्य हवं आहे का नाही याचं उत्तर फक्त विदर्भाचे लोक देऊ शकतात. महागाईची भीती वाटते, उत्तर हिम्मत नाही पश्चिम महाराष्ट्रात विचारायची की काय हो तुम्हाला तुमचं राज्य हवंय का. आज फॉर अ रेफरंडम. आज एक केजरीवाल नावाचे चीफ मिनिस्टर आहेत जे रेफरंडम मागतायत. केंद्र सरकारमध्ये हिम्मत नाही रेफरंडम द्यायची दिल्लीचं राज्य व्हायला हवं का नाही याबाबत. रेफरंडम विदर्भ केव्हापासून मागतोय. आम्ही प्रायव्हेट रेफरंडम घेतले, आपल्याला कल्पना आहे. अनिल किलोरजींच्या संघटनेने विदर्भाच्या 4 प्रमुख शहरांमध्ये जनमत काय आहे याची विचारणा केली. फॅक्ट्स तुम्हालाही माहित आहेत, मलाही माहित आहे. मिनिमम डिमांड 86% ची होती, मॅक्सिमम डिमांड 97% ची होती. इतक्या लोकसंख्येने विदर्भातल्या 4 शहरांमध्ये वेगळं विदर्भाचं राज्य द्या म्हटलेलं आहे. इतर शहरांमध्ये रेफरंडम करता येतो का? हो, करता येतो. दर रेफरंडमला 10 लाख रुपये लागतात, जे आमच्याकडे नाही. MIM के प्रवक्ता सलीम हक के नेतृत्व में काला दिन शहादत बाबरी मस्जिद मनाया गया. हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट. जो काला दिन मनाया गया बाबरी मस्जिद में संदेश देना चाहते हैं कि 23 सालों के शहादत के अभी तक हम एक जगह पर नहीं आए. कम से कम आज के दिन के ऊपर ये अहद करें कि सारे मुसलमान एक पार्टी के भी नीचे आकर एक जगह आकर अपने गलते सवालों को रखें. शकील पटेल. ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि दलित भाइयों का आज दुख का दिन है और उसी के साथ में 23 साल पहले बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जिसमें मुसलमानों का भी दुख का दिन मना दिया गया. अब हम दलित मुस्लिम यहाँ पर साथ में हम अपना दिवस मनाते हैं, दलित भाई अपना दिवस मनाते हैं, साथ में हम भी अम्बेडकर जी का निधन का जो है दिन मनाते हैं. हमको भी उनके शोक का बहुत अफसोस है. बाबरी मस्जिद शहीद का हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत सियाह काला दिन है कि हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमानों के साथ में जो अन्याय हुआ उसके हमारी इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये अहद कर रही है
ऐद करती है कि हम बाबरी मस्जिद बना के रहेंगे। क्यों ब्लैक दिवस बोला गया है? इसलिए ब्लैक दिवस बोला गया है कि भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि तमाम मज़हब को लेकर चलना, तमाम मज़हबों के लिए ये जो है मुल्क बना है, संविधान बना है। संविधान बनाते टाइम सादुल्ला खान जो उस संविधान कमेटी में थे, नूरुद्दीन, नवाजुद्दीन उस कमेटी में थे। तो बताने का मकसद है कि संविधान कमेटी में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सभी ने मिलकर संविधान बनाया है। और जिस ढंग से धज्जियाँ उड़ाई गई है संविधान की, इसलिए हम इसको काला दिन मानते हैं। जैसे कि अदर पार्टी के नेता लोग भड़काऊ बयान देने में बाज नहीं आते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए कानून ने अपना काम करना चाहिए। यहाँ भेदभाव की राजनीति हो रही है। मोदी सरकार भेदभाव की राजनीति के साथ काम कर रही है। ना वो भारत के प्रधानमंत्री है, बल्कि बीजेपी के राजनीति के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी के नेता के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तहत काम करना चाहिए। तो कांग्रेस की पॉलिसी थी, मस्जिद तोड़ने में कांग्रेस का भी हाथ था, नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये तो आज मुत्तमार जी ने अपने मुंह से हकीकत बोल दिया। लोग समझ रहे हैं इस बात को कि मुसलमानों को पीछे करने में कांग्रेस का भी हाथ रहा है। हमारे खुले दुश्मन बीजेपी जरूर है, लेकिन छुपी दुश्मन हमारे साथ में कांग्रेस भी है। नागपुर के प्रोग्राम में सुखविंदर सिंह ने अपने आने वाली नई एल्बम सॉन्ग पर की बातचीत। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। बढ़ रहा हूँ मैं बेधड़क लपलपाता हुआ बढ़ रहा हूँ नस्लों तलक बन के किस्सों का ही सारा दूंगा La 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 la। मनोरंजन हमारा पहला प्रायोरिटी इसलिए होती है क्योंकि वी बिलोंग टू एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। सिनेमा सच बोलता भी है तो बहुत मोहब्बत के तरीके से। सिनेमा का सच कड़वा होना भी नहीं चाहिए। अगर बात सच्ची कहनी भी है तो मनोरंजन के जरिए कहनी चाहिए, मोहब्बत के साथ, तहजीब के साथ, मुस्कुराहट के साथ। और यहाँ मैं जैसे शुरुआत जब से मैंने स्टेज करना शुरू किया बचपन से, तो मैं दो चीज़ों को हमेशा कैरी करता है, मनोरंजन, डांस, म्यूजिक एंड ब्यूटीफुल रॉक बैंड कॉम्बिनेशन। And I'm there also. It's a nice combination. हम लोग साउंड पावर रखते हैं, वो काफ़ी लाउड होती है। तो एक्चुअली भी छोटा बच्चा तो आप बिल्कुल ही नहीं, शुड नॉट। इंपीरियल ब्लू भी ना होता, कोई और भी होता तो इवन फ्रंट तो हम वैसे भी नहीं। उसमें अगर आप समाज सेवा का एक फूल उसमें डाल देंगे तो खुशबू कम नहीं होगी, बढ़ेगी। मनोरंजन के साथ अगर आप डिग्निटी की बात भी साथ में करेंगे, जैसे
मैं फरीदाबाद में परफॉर्मेंस करा था यही इंपीरियल ब्लू सुपर हिट नाइट, तो आई सॉ देयर वाज अ ह्यूज नेशनल फ्लैग। रंगारंग कार्यक्रम है, मनोरंजन है, खूब ढेर सारा संगीत है, एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, और डांस है, म्यूजिक है, एनर्जी है, स्टाइल है, परफॉर्मेंस है और चार्म है। काफ़ी रंगीन मिजाज होगा, आशिकाना होगा, म्यूजिक आना होगा, डांस गाना होगा, तो इट्स अ वेरी हार्डकोर मनोरंजन वाली बात होगी। पीपल विल लव इट। एक्चुअली क्या होता है कि जब छोटा सा बच्चा जब कुछ करना चाह रहा है ना, उसी वक्त तो हमें उसकी पर्सनैलिटी को पहचानना होगा कि ये किस तरफ जाना चाहता है। अगर वो ये कहे कि पापा पापा मम्मी मम्मी मुझे सुखविंदर की तरह गाना है, तो ये चेक करना जरूरी कि क्या वो उसमें अट्रैक्शन है कि या पैशन है। पैशन होगा तो फिर वो खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। तो उस वक्त हम लोग उनके ओरिजिनल टैलेंट को नहीं पहचान पाते। हो सकता है उसमें कोई मिल्खा सिंह बनना चाहते की पोटेंशियल हो, ध्यानचंद की पोटेंशियल हो, सचिन तेंदुलकर वाली पोटेंशियल हो, लेकिन वो दूसरे रास्ते को अख्तियार करना चाहता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। उसने सुखविंदर सिंह को या किसी दूसरे सिंगर्स को देखा, एक्टर को देख लिया, तो अट्रैक्शन की वजह से जब आप किसी दूसरे फील्ड में जाते हैं तो फिर वहाँ पर जैसे होता है ना, मंदिर में आज बहुत भीड़ थी तो फिर भक्त कहाँ थे, फिर वो भीड़ का रूप धारण कर देते हैं। लेकिन वो अल्टीमेटली उनमें से वो लोग जो होते हैं, अब क्यों कहना चाहते कि मैं खास हूँ, आई नो दैट मेरे से मैं उस दौर में हूँ कि जहाँ आज हमारे मेंटर लता जी, आशा जी, मैं दो समंदर, दो सूरज, दो चांद एक साथ देखता है उसी ही घर में, लता जी और आशा जी। कभी नहीं सुना था कि समंदर दो भी हो सकते हैं, सूरज दो भी हो सकते हैं, बट आई हैव सीन, मैंने क्या, दुनिया ने देखा। तो वो हमारी किस्मत अच्छी कि हमसे पहले वो पैदा हुए और हमारा मार्गदर्शन बनते हैं, तो उनको सुन के भी समय हम अपना जो है इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। तो जो भीड़ है, आपने जो कहा है कि वो उनके गाने समझ नहीं आते, लेकिन जो भक्त हैं उनके समझ में आते हैं। सर मराठी में आपने कुछ गाने गाए, अभी एक गाना और आ रहा है, उसके बारे में बताइए। मेरा ये लॉर्ड ऑफ शिग्नापुर, ये मराठी में बनी है फिल्म, और मुझे अभी भी याद है वर्षा उस गाँव कर थी म्यूज़िक रिलीज पे जब आई थी, उन्होंने ऐसी दुआ, ऐसी ब्लेसिंग दी, मैं ये भूल नहीं सकता। उन्होंने जब गाना देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि यू आर बॉर्न हेयर। मैंने कहा बॉर्न हेयर वाली बात हो गई, मैं तो एक ज़माने से ही यहाँ पे हूँ। सो मराठी कल्चर में कई तरह की कैटेगरी के म्यूज़िक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा जो क्लासिकल का चलन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, किशोरी आमोदकर जी, और पूना साइड में आपके नागपुर में भी ये यहाँ म्यूज़िक, जो क्लासिकल म्यूज़िक की जो नाट्य संगीत, और यहाँ की जो थिएटर आर्टिस्ट है, दे आर तो माइंड ब्लोइंग, दे आर सिंपली, देयर इज लॉट्स ऑफ टू लर्न इन अ मराठी कल्चर, लॉट्स ऑफ। आज के लिए बस इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।